हेलो एवरीवन, मैं निम्मी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर निम्मीज नॉलेज पॉइंट। तो आज मैं ब्रिटिश भारत में जो हमारी एजुकेशन थी, जो हमारी शिक्षा थी, उसमें जो भी सुधार हुए हैं, उसमें जो भी विकास हुआ है, उसको लेकर एक सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो हमने पहले कर ली है, मैकॉले का विवरण पत्र, उसी का ये अगला पार्ट है। तो उसके बाद जो पार्ट था वो था एडम्स रिपोर्ट एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद मैकॉले के विवरण पत्र के बाद एडम्स रिपोर्ट आई थी। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो विलियम एडम्स थे उन्होंने शिक्षा पर क्या अपनी राय रखी, क्या उन्होंने सुधार बताए, क्या क्या। तो ये जो वीडियो है इसके दो पार्ट होंगे। आज इसका पहला पार्ट में बताऊंगी आपको कि एडम्स कौन थे और उन्होंने जो सर्वे किए, तीन इनके सर्वे थे। तो इन तीन सर्वों में जो भी उन्होंने विशेषताएं बताई, जो हमारे देसी स्कूल थे, जो उस टाइम पे स्कूल थे, मतलब विद्यालय जो भी थे, उनकी उन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने सुधार के लिए उन्होंने क्या कमियां बताई थी और क्या हमें उसमें सुधार उन्होंने बताए थे। तो वो सेकंड पार्ट आएगा। तो आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो विलियम एडम कौन थे? तो विलियम एडम एक स्कॉटलैंड के ईसाई मिशनरी थे। अब आप यहाँ से समझिए कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें परमिशन दी गई थी, जो ईसाई मिशनरी थे, जो भी ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उन लोगों को ये इजाजत दी गई थी कि आप लोग भारत आइए और अपने धर्म का प्रचार करिए। इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपको बताया ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तो यहाँ पे कंपनी काम कर रही थी, कोई ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं था। बट अब तो ब्रिटिश सरकार आ गई है, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ में पावर ली है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईसाई जो भी धर्म के प्रचारक थे, जैसे हमारे धर्म के प्रचारक हिंदू धर्म के पंडित होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में काजी वगैरह जो भी होते हैं, तो वैसे ही इनके होते थे ईसाई मिशनरीज। तो इन्होंने इनको इजाजत दी कि आप भारत आइए, अपने धर्म का प्रचार करिए। तो उस दौरान बहुत सारे ईसाई जो मिशनरीज थे वो भारत आए थे। तो उन्हीं में 1818 में जो स्कॉटलैंड के विलियम एडम थे ना, वो भी आए थे। तो विलियम एडम यहाँ भारत में आए जरूर, बट उनकी मुलाकात हुई राजा राममोहन राय जी से, जो समाज सुधारक थे, ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में मिले तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। ये दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के विचारों से ये लोग एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। फिर इसके बाद 1835 में भारत के उस टाइम में गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया मैकॉले का विवरण पत्र, उस टाइम भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और यहाँ पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको नियुक्त किया बंगाल और बिहार की, बोला जो देसी स्कूल है ना, जितने भी, बोला बिहार और बंगाल में देसी स्कूल हैं, बोला आप जाइए, उनका निरीक्षण करिए और हमें बताइए कि हमें इन स्कूलों में क्या सुधार करने चाहिए। किसने इनको भेजा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भेजा था विलियम एडम को। कब भेजा था? 1835 में। इन्होंने बोला कि आप जाइए, जितने भी बंगाल और बिहार में देसी स्कूल है, आप उनके सर्वेक्षण करिए, उनका निरीक्षण करिए और हमें सुझाव दीजिए कि हम वहां पर क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सुधार का सुझाव देने के लिए उनको नियुक्त किया। फिर एडम ने उसके बाद अपनी 3 रिपोर्ट्स दी है, जिनमें बहुत कुछ है, बट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। देखिए, इनकी 3 रिपोर्ट्स थी। पहली रिपोर्ट इनकी 1835 में आई है, दूसरी 1836 में आई है, तीसरी 1838 में आई है। तो इन तीनों रिपोर्ट्स में इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर ना स्कूलों का निरीक्षण किया, वहां पर कुछ टाइम ठहरे, देखा स्कूल कैसे चल रहे हैं, फिर उनका निरीक्षण करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी थी। सबसे पहले इन्होंने बंगाल बिहार में देखा, बोला कि बंगाल और बिहार में 1 लाख विद्यालय है, बट वहां की जनसंख्या बोला 40 मिलियन है। मतलब एक स्कूल 400 व्यक्तियों के लिए है, वहां पर एक स्कूल 400 व्यक्तियों के लिए है। ये इनकी पहली रिपोर्ट में लिखा था, ठीक है। और बोला कि स्कूल का कुछ भी अच्छे से प्रबंधन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, बच्चों के स्कूल में एंट्री की कोई एज नहीं है, बच्चों की शिक्षा छोड़ने का कोई, मतलब बहुत सारी जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरी रिपोर्ट इनकी आई जिसमें इन्होंने नालटोर
थाना एक जगह थी, वहां का सर्वेक्षण किया और वहां पर भी इनको सेम ही चीजें देखने को मिली। उसके बाद फिर जो तीसरी रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने 4 जिले चुने थे जिनका इन्होंने खुद सर्वेक्षण किया था, खुद, जिसमें इन्होंने 2 पार्ट्स में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो वहां पर भी इनको सेम ही चीजें देखने को मिली कि अच्छे से ना तो कोई प्रबंधन था, ना स्कूल की टाइमिंग थी, ना फीस का कुछ प्रबंधन था, ना अध्यापकों की सैलरी के बारे में कुछ भी था। तो वो हम विशेषताएं पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो जो विलियम एडम थे, अब उन्होंने क्या बताया इन स्कूलों के बारे में, वो हम पढ़ेंगे कि इन्होंने इन स्कूलों के बारे में क्या बताया, स्कूलों में कमियां क्या थी और सुधार, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एडम ने स्कूलों के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले तो एडम ने क्या किया, जो शैक्षिक एजेंसियां थी ना उनको 7 हिस्सों में बांट दिया। बोला जो भारत में शैक्षिक एजेंसियां हैं ना, जो स्कूल हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, बोला वो 7 प्रकार के स्कूल हैं। सबसे पहला बोला देसी प्राथमिक स्कूल, जो बिल्कुल पूरी तरह से देसी है, जो पूरी तरह से देसी है, भारतीय ढंग से वहां पर शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो जैसे किसी वृक्ष के नीचे दे दिया या अपने घर पर शिक्षा दे दिया, ऐसा वो बिल्कुल देसी स्कूल है। दूसरे नंबर पर बोला ईसाई धर्म प्रचारक जो बाहर से आए हैं 1813 के बाद, ईसाई मिशनरी जो भारत आए हैं, बोला उनके द्वारा चलाए गए प्राथमिक विद्यालय, वो दूसरे नंबर पे दो प्रकार के। तीसरा बोला घरेलू विद्यालय, जहाँ पर घर में ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनके माता पिता द्वारा या फिर कोई टीचर हायर करके घर पे ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो अच्छे रिच फैमिलीज होंगी वो टीचर हायर कर लेंगे, तो वो घर पे बच्चों को पढ़ा लेंगे। जिनके पास नहीं होंगे वो अपने माँ बाप ही जितना उनको आता है वो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो घरेलू शिक्षा भी थी, प्रचलित थी उस टाइम पे। फिर बोला अंग्रेजी विद्यालय भी थे, ठीक है, अंग्रेजी विद्यालय भी थे जहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। स्वदेशी महिला विद्यालय भी थे जहां पर महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा था और उनको कुछ काम भी सिखाए जा रहे थे। फिर बोला वयस्क शिक्षा का भी प्रबंध था, जो वयस्क थे, ठीक है, जो बड़े हो चुके थे उनके लिए भी शिक्षा का प्रबंध था। और बोला उच्च शिक्षा के लिए देसी विद्यालय भी थे, मतलब हायर एजुकेशन भी उस टाइम पे थी। ये इन्होंने 7 प्रकार बताए कि 7 प्रकार के स्कूल उस टाइम पे थे, प्रचलित थे। एडम ने शिक्षा दिए जाने वाले सभी स्थानों और घरों को विद्यालय कहा है। तो इस बात पर काफी मतभेद भी हुआ था, इस बात पर काफी मतभेद हुआ था कि इनकी आलोचना की गई कि एडम देखो आप किसको विद्यालय बोल रहे हो, आप किसी घर को कैसे विद्यालय बोल सकते हो, या किसी पेड़ के नीचे कोई स्कूल चल रहा है आप उसको कैसे विद्यालय बोल सकते हो। तो इनकी काफी आलोचना की गई क्योंकि इन्होंने उन सबको विद्यालय ही बोला था। अगर घर में भी पढ़ाई हो रही है तो उसको भी इन्होंने विद्यालय बोला, तो इसके लिए इनकी काफी आलोचना भी की गई थी। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला अध्यापक की सैलरी कितनी थी, अध्यापक का वेतन कितना था उस समय, 5 रुपए से 8 रुपए प्रति माह उनको वेतन मिलता था उस टाइम पे। वो भी उनका कोई वेतन निर्धारित नहीं था, अपनी हैसियत के हिसाब से लोग वेतन देते थे उनको। जिसकी कोई बेचारा गरीब आदमी है तो थोड़ा दे देगा, कोई रिच आदमी है तो वो ज्यादा चीजें भी दे देगा, पैसे भी दे देगा, ऐसे था, ऐसे उस टाइम पे प्रचलित थी चीजें। उसके बाद बोला कि शिक्षा की अवधि, तो शिक्षा की अवधि क्या थी, 8 से 14 वर्ष तक, 8 साल के बच्चे एंटर हो रहे थे और 14 वर्ष तक हो रहे थे, मतलब 8 साल से कम का बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा था उन्होंने बोला, और 14 साल से पहले ही बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, मतलब बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे। ठीक है, शिक्षा पूरी नहीं करते थे, शिक्षा के बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे। उसके बाद देखो बोला शिक्षा का माध्यम क्या था, तो 2 प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित थी उस टाइम पे, एक मुस्लिम शिक्षा थी, एक हिंदू, है ना। तो जो मुस्लिम लोग थे वो अरबी और फारसी भाषा में पढ़ते थे, जो मुसलमान थे, और जो हिंदू थे वो बंगाली और संस्कृत में पढ़ते थे। मुस्लिम लोग अरबी और फारसी में पढ़ते थे और जो हिंदू थे बंगाली और संस्कृत में पढ़ते थे। और शिक्षा दोनों तरफ से ही धर्म की ही शिक्षा थी, मुसलमानों को भी उनके धर्म की शिक्षा दी जा रही थी और हिंदू लोगों को भी उनके धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। मैक्सिमम शिक्षा धर्म की होती थी। उसके बाद बोला स्त्रियों की शिक्षा, तो बोला स्त्रियों की शिक्षा का तो वैसे कोई प्रबंध नहीं था, कहीं कहीं पर कुछ विद्यालय मिले हैं, बट स्त्रियों को पढ़ाने से ही लोग डरते थे। कुछ लोग थे जो थोड़ा मतलब आगे पढ़ चुके थे, जो पढ़े लिखे थे, वो अपने बच्चों को मतलब बेटियों को पढ़ाते थे, उनके लिए स्पेशली अलग से घर में ही या कहीं पर उनके लिए स्पेशली। बट स्त्री शिक्षा के नाम से ही बोला उस टाइम पे लोग बहुत डरते थे, लोग अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। बोला सभी के लिए विद्यालय था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि शेड्यूल कास्ट के लिए विद्यालय नहीं होगा या फिर
इस प्रकार से बोला अलग अलग जातियों के लिए ऐसे डिवाइडेड नहीं था विद्यालय, सारी जातियां जो भी थी उस टाइम सबके लिए विद्यालय खुला रहता था। अगर एक विद्यालय है तो वो सभी जातियों के लिए खुला है, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा पढ़ेगा या क्षत्रिय का बच्चा पढ़ेगा, ऐसे नहीं था। ठीक है, जैसे हमारे वैदिक पीरियड में था, वैदिक पीरियड में होता था जो शूद्र होते थे उनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, बोला सभी के लिए विद्यालय जो थे वो ओपन थे। महाविद्यालय, महाविद्यालय बोला कि मुस्लिम जो शिक्षा थी उसके लिए कोई महाविद्यालय नहीं था। संस्कृत महाविद्यालय थे, संस्कृत महाविद्यालय थे 38 थे, बोला जिनमें 397 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। ठीक है, 38 संस्कृत महाविद्यालय थे जिनमें 397 जो विद्यार्थी थे वो पढ़ रहे थे। तो ये एडम ने बताया उन स्कूलों के बारे में जिन स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट कि उन्होंने क्या कमियां बताई और क्या सुझाव बताए वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ लेकर आऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।